हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में 9th क्लास का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो में उसके कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एनिमल्स की। तो कुछ एनिमल्स आते हैं जो कि नॉन सेलुलर होते हैं, यानी एटलीस्ट उन पे सेल भी नहीं पाई जाती है। फॉर एग्जांपल वायरसेस, जो वायरसेस होते हैं उन पे जो है सेल मेम्ब्रेन जो रहती है वो एब्सेंट रहती है विद इन। जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एंटर करते हैं तब जाकर वो रेप्लिकेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तब जाकर वो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो सिंपली हमारे इन्वायरमेंट में है तब वो एज अ नॉन लिविंग थिंग एक्ट करते हैं। बट जैसे ही किसी होस्ट उन्हें मिल जाता है तो उसी होस्ट के अंदर जाकर रिप्रोड्यूस करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, देन अपने नंबर्स इंक्रीज करते हैं। क्लियर। देन आते हैं हमारे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर यानी हो सकता है कोई यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, जैसे कि पहले भी बताया था। लेकिन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स होती है दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं प्रिमिटिव सेल्स भी कहलाती हैं, यानी जो सबसे पहली सेल जो कि अर्थ पर फाउंड की गई थी वो थी प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होंगी उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट रहती है। बहुत सी सेल बाउंड मेम्ब्रेन्स यानी सेल बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वहां पर एब्सेंट रहेंगी। बट यूकैरियोटिक जो है वेल डिफाइंड सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट रहती हैं। तो नेक्स्ट जानते हैं इनके बारे में डिफरेंस कि क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। Now we discuss difference between prokaryotic and eukaryotic animals. Prokaryotic animals, size of a cell is generally small, यानी जो साइज होता है सेल का प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में छोटा पाया जाता है, जैसे 1 to 10 मिलीमीटर तक। वहीं पर हम बात करें यूकैरियोटिक एनिमल्स की तो जो साइज होगा सेल का जनरली लार्ज होता है, 5 to 100 मिलीमीटर तक इसका साइज पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जैसा कि पहले बताया था मैंने अभी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी उनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहता है। क्लियर। जो न्यूक्लियर रीजन होगा या न्यूक्लियोइड होगा वो सराउंडेड नहीं होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी जो इसका न्यूक्लियस होगा या न्यूक्लियर जो रीजन रहता है यानी जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, वो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है, यानी ढका हुआ नहीं होता है। बट यूकैरियोटिक एनिमल्स में जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहेगा और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी मेम्ब्रेन से बाउंड होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोजोम। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है, बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें मोर देन 1 क्रोमोजोम्स पाया जाता है, यानी एक से ज़्यादा क्रोमोजोम पाए जाएंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी इनमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है और यूकैरियोटिक सेल्स में जो है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, यानी जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो सेल का पार्ट होता है जिससे मिलकर सेल बनी हुई होती हैं, जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होंगी। बट यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगी मेम्ब्रेन बाउंड, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टिड हो गया, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, ये सभी प्रेजेंट होंगे। ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल्स की, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहेंगी। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फ्यूजन और बडिंग, यानी जो सेल डिवीजन है वो या तो फ्यूजन के द्वारा होगा या फिर बडिंग के द्वारा होगा। यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले शायद पढ़ा हो कि जो सेल होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी जो सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेल यानी फ्यूजन और बडिंग के द्वारा, ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो इनका रिप्रोडक्शन होता है उसी के वही इनका सेल डिवीज़न भी कहलाता है। क्लियर। बट यूकैरियोटिक एनिमल्स में सेल डिवीज़न होगा, दोनों ही प्रकार के जो सेल डिवीज़न है वो होंगे, मायोटिक भी और मियोसिस भी, ठीक है। आई थिंक ये जो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जानते हैं जो अभी एक टॉपिक इसमें आया है, यानी न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि नाउ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस इट इज़ अ लार्ज इन साइज। जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है साइज में। अगर हम बात करें न्यूक्लियोइड की, इट इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। अगर हम कंपेयर करें न्यूक्लियस से न्यूक्लियोइड को तो ये स्मॉलर होता है साइज में।
इट हैज़ अ कवरिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन एनवलप, यानी जो न्यूक्लियस होता है उस पर डबल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। न्यूक्लियोइड अ कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, जो कवरिंग मेम्ब्रेन होगी वो एब्सेंट रहेगी, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। इट लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म, और ये फ्रीली पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन इट, जो न्यूक्लियस होगा उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा, बट न्यूक्लियोइड में न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियस इट्स डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू 2 और सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो डीएनए कंटेंट होता है न्यूक्लियस का वो इक्वल होता है 2 और मोर सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स के, बट जो न्यूक्लियोइड होगा, जो उसका डीएनए कंटेंट होगा वो इक्वल होगा सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स के। इट्स डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, यानी जो न्यूक्लियस होता है उसका जो डीएनए होगा वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है। जो डीएनए रहता है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग में काम आता है हिस्टोन प्रोटीन। ये हम डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में। जो एक क्रोमेटिन फॉर्म बनाता है क्रोमोजोम्स की, देन सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोजोम्स बनाते हैं, देन वो सेल डिवाइड होती हैं। न्यूक्लियोइड में इनेट हिस्टोन्स आर एब्सेंट, न्यूक्लियोइड में जो हिस्टोन्स होते हैं यानी हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट रहेगी। डीएनए ऑफ अ न्यूक्लियोइड इज ऑफन नेक्ड, जो डीएनए होता है न्यूक्लियोइड का ऑफन नेक्ड रहता है, यानी खुला हुआ होता है। क्लियर? नाउ वी डिस्कस अनदर डिफरेंस विच इज़ इन बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेलीज, यानी जो मेन डिफरेंस होता है ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज में। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं छोटे होते हैं, ऑर्गेनेलीज बड़ी होती हैं, ठीक है, लेकिन आप मेन डिफरेंस जानते हैं ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज में। जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गन्स होंगे हमेशा ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे। ऑर्गेनेलीज दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, जो भी यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन करते हैं ऑर्गेनिजम्स उन सभी में सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाएंगी। दे आर लार्ज शेप्ड और मैक्रोस्कोपिक, जो ऑर्गन्स होते हैं वो लार्ज शेप के होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होंगे, ठीक है, आसानी से उनको हम देख सकते हैं। बट जो ऑर्गेनेलीज होंगी दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, आइदर माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक। मतलब ये है कि जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो स्मॉल साइज़ की होती हैं, मींस हम उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख पाएंगे, या फिर जो सब माइक्रोस्कोप होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा ही हम इनकी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दे मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये इंटरनल हो सकते हैं जो ऑर्गन्स होंगे, या तो इंटरनल हो सकते हैं आंतरिक हो सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल होंगे जो बाहरी अंग होते हैं। टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक ऑर्गेनिज्म में दर्शाते हैं, या तो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे या फिर एक्सटर्नल ऑर्गन्स होंगे। बट जो ऑर्गेनेलीज होंगी दे आर मोस्टली इंटरनल, यानी मोस्टली इंटरनल ही पाए जाते हैं, सेल के अंदर ही पाई जाती हैं ये ऑर्गेनेलीज। ऑर्गन्स द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज कंप्राइजेज ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनेलीज। कहने का मीन्स ये है कि मैं आपको एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझा देता हूँ। देखिए, सेल ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनती हैं सेल्स, यानी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, सेल ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनेंगी सेल्स, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, जो कि इसकी स्टडी हम टिश्यूज की नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। टिश्यूज से जब एक साथ मिलते हैं तब वो बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। देखिए होता क्या है, जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगी वो एक साथ मिलकर बनाती हैं सेल्स, ठीक है। अब जब कुछ सेल्स होंगी जो एक ही कार्य करेंगी, यानी हमारे अंदर बहुत सी ऐसी सेल्स होती हैं, पर्टिकुलर सेल्स होती है जो एक ही कार्य करती हैं, तो वो सेल्स जब एक कार्य करेंगी तो वो बनाता है टिश्यू, ठीक है। और जब बहुत सारे टिश्यू एक ही कार्य करेंगे वो बनाते हैं ऑर्गन्स, और जब ऑर्गन्स कोऑर्डिनेशन में कार्य करते हैं तब वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, एन ऑर्गेनेली इज मेड अप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनेलीज होगी वो या तो माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बनी होगी या मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है
ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम व्हाइल ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब ऑर्गन्स कोऑर्डिनेशन में कार्य करेंगे, एक साथ कार्य करेंगे, तब वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो सभी एक साथ मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करते हैं यानी बनाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल्स। जैसा कि पहले अभी बताया था कि जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगी वो एक साथ कोऑर्डिनेशन करके क्या बनाएंगी, सेल्स। क्लियर है? आई थिंक ये डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और चलते हैं। नाउ वी डिस्कस सम मोर टॉपिक्स इन दिस वीडियो दैट आर डिवीजन ऑफ लेबर, सेल शेप, सेल साइज, सेल वॉल्यूम, सेल नंबर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। पहले भी हमने बात की डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, फिर से कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आता भी है पेपरों में। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एनिमल्स की। जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो एक सेल होती है, एक सेल ही सभी कार्य परफॉर्म करती है। वेदर द कार्य इज यानी जो कार्य है वो हो सकता है टेकिंग ऑफ फूड और डाइजेशन, एसिमिलेशन और रेस्पिरेशन, सभी एक ही सेल परफॉर्म करती है। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल में, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही सेल परफॉर्म करती है। ठीक है, बट अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पर्टिकुलर सेल एक ही कार्य करती है या ज़्यादा से ज़्यादा दो कार्य कर सकती है। मोस्टली जो सेल्स होती हैं वो एक ही कार्य करती है। देखिए फॉर एग्जांपल आइज़ है हमारी, आइज़ क्या कार्य करती है हमारी, सिर्फ साइट का कार्य करती हैं, देखने का कार्य करती हैं। ईयर्स हैं, सुनने का कार्य करते हैं। नोज़ है, सूंघने का और साथ में एयर इनहेल करती है। और टंग है, टेस्ट का कार्य करेगी। इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, सिर्फ पंपिंग का कार्य करती हैं। जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, सिर्फ ब्लड को पंप करती हैं। और किडनी की सेल्स हैं, ठीक है, नेफ्रॉन कहलाती हैं। जो नेफ्रॉन सेल्स होती हैं वो फिल्ट्रेट का कार्य करती हैं। देन लंग्स है हमारे, जो हमारे लंग्स होते हैं उनकी सेल्स कहलाती हैं एल्वेलाई सेल्स। जो एल्वेलाई सेल्स होंगी वो सिर्फ किसका कार्य करेंगी, गैसियस एक्सचेंज का कार्य करेंगी। जैसे हमारी नर्व सेल है, नर्व सेल यानी न्यूरॉन कहलाती है और सबसे बड़ी सेल है हमारी बॉडी में, वो सिर्फ मैसेज ट्रांसफ़र का कार्य करती हैं। तो जैसा कि आपने देखा भी कि सभी जो सेल्स हैं उनका सभी का पर्टिकुलर कार्य है, और जो पर्टिकुलर कार्य करती हैं सेल्स वही कहलाते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी सभी का जो कार्य है वो अपना बटा हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड है सभी का, तो वही कहलाता है डिवीज़न ऑफ लेबर। यानी एक पर्टिकुलर सेल है वो एक पर्टिकुलर कार्य करेगी। ठीक है, वो आता है डिवीज़न ऑफ लेबर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल शेप की। जो सेल शेप होगा सेल्स का, ठीक है, मे बी इरेगुलर और डेफिनेट, यानी इरेगुलर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा का आपने देखा होगा, यानी उसकी स्टडी की होगी आपने कि जो सेल होती है अमीबा की वो इरेगुलर शेप की होती है, यानी कोई भी शेप वो रिगेन कर सकती है, गेन कर सकती है, रिगेन कर सकती है, कुछ भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, जो अमीबा की सेल होगी, जैसे ही फूड पार्टिकल उसके पास आता है तो उससे सूडोपोडिया निकलते हैं, जिसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। उसके द्वारा वो अपना खाना जो है इनटेक करते हैं, और देन डाइजेशन होता है, सिमुलेशन होता है और इजेक्शन होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा भी, जो अमीबा की सेल होगी वो इरेगुलर शेप की होती है, कोई भी शेप वो गेन कर सकती है। बट कुछ डेफिनेट सेल्स भी होती हैं, यानी डेफिनेट शेप होती है सेल्स की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक अच्छा सा डायग्राम देख पा रहे हैं सभी सेल्स का, तो उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो सेल्स हैं वो पॉलीहेड्रल शेप की भी हो सकती हैं, यानी 8, 12 और 14 साइड्स भी हो सकती हैं। स्फेरिकल शेप की हो सकती हैं, जैसे एग होते हैं एनिमल्स के। स्पिंडल शेप की सेल्स भी हो सकती हैं, जैसे स्मूथ मसल्स फाइबर सेल्स होती हैं। इलोंगेटेड भी हो सकती हैं, यानी जैसे नर्व सेल होती है इलोंगेटेड होती है। ब्रांच्ड भी हो सकती है, जैसे क्रोमेटोफोर्स होते हैं या पिगमेंट ऑफ स्किन, ये सभी कैसी होंगी, ब्रांच्ड। डिस्कॉइडल भी हो सकती हैं, जैसे अर्थ्रोसाइड यानी रेड ब्लड सेल्स जो रहेंगे हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनकी भी डिफरेंट शेप होती है। डिफरेंट शेप क्यों होगी, क्योंकि डिपेंड करता है किस तरह का वो कार्य करते हैं, उसी आधार पर जो सेल्स हैं उनको शेप प्रोवाइड की गई है। जैसा कि रेड ब्लड सेल्स हैं ऑक्सीजन कैरी करती हैं, जो उसमें एक पिगमेंट रहता है हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे बोन सेल है, जुड़कर एक बहुत ही मजबूत पार्ट बनाते हैं हमारे बॉडी का, तो उसकी सेल्स आप देख पा रहे हो बिल्कुल डिफरेंट है। ओवम की सेल देख पा रहे हो, ओवल शेप की होती है। स्पर्म सेल देख पा रहे हो,
ठीक है, फैट सेल देख पा रहे हो सभी। तो सभी की सेल यानी जो सभी सेल्स हैं उनकी जो शेप है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है? डिपेंड करता है कि किस तरह का वो कार्य करते हैं, उसी आधार पर उनका जो शेप है वो प्रोवाइड की गई है। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा सेल साइज़। सेल साइज़ आपने पहले भी देखा, अभी कुछ डिफरेंस में जो बताया था मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं और एक थी यूकैरियोटिक सेल। उसमें मैंने आपको रेंज बताई थी सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होंगे उनका जो साइज़ होगा वो होगा 1 से 10 मिलीमीटर, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका 5 to 100 मिलीमीटर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जो सेल साइज़ है वो डिफरेंट हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो रेंज करते हैं 1 से 10 मिलीमीटर तक, बट जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो रेंज करते हैं 5 to 100 मिलीमीटर तक। तो हम कह सकते हैं जो साइज़ होता है किसी भी सेल का डिफरेंट होता है। जैसा कि अभी पहले जो टॉपिक पढ़ा था सेल शेप, उसमें देखा था आपने भी, शेप भी अलग है और साइज़ भी अलग होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह की वो सेल्स हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल्यूम। ठीक है, अब सेल वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए पहले बात करते हैं मास की। मास आपको पता है डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट कैसे हो सकता है? एक आंट कंसीडर करते हैं और एक माउस। तो आपको पता है जो माउस है उसका मास ज़्यादा है लेकिन आंट का मास कम है। अगर हम बात करें वो सेल वॉल्यूम की, जो सेल वॉल्यूम होगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वो पर्टिकुलर सेल्स का, ऑर्गेनिजम्स का नहीं, पर्टिकुलर सेल्स का जो सेल वॉल्यूम होगा वो सेम हो सकता है। जैसे किडनी की सेल्स होती हैं, हॉर्स की, माउस की, इनकी जो सेल वॉल्यूम है वो सेम रहेगी, बट जो इनका मास है सेल्स का वो डिफरेंट हो सकता है। मे बी कोई बिगर हो सकती है साइज़ में, ठीक है, किडनी जो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बट इनकी जो सेल वॉल्यूम होगी वो डेफिनेट होगी यानी सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल नंबर। सेल नंबर का भी मैंने आपको बताया था। एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर हो गए वो कंसिडर करते हैं 1 सेल, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक सेल पाई जाती है और मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं। अब जो यूनिसेलुलर होंगे उनमें मैंने बताया था कि वो एक सिंगल सेल होगी और एक सिंगल सेल ही सभी कार्य परफॉर्म करेगी। बट मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक कार्य को करने के लिए एक पर्टिकुलर सेल्स होती है। अगर हम कंसीडर करें ह्यूमन बीइंग को तो लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, यानी इनडेफिनेट सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। क्लियर? इफ़ यू अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू टॉपिक इन दिस वीडियो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।